एनडीए गठबंधन की ओर से सर्किट हाउस में संयुक्त प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा कराई जा रही जातिगत जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करना था। प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी की मीडिया पैनलिस्ट प्रीति शेखर ने कही कि प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जातिगत जनगणना की पहल की है, जिससे समाज के सभी वर्गों को उनके अधिकार और हिस्सेदारी सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने आगे कहा कि 1931 के बाद पहली बार 2011 में जातिगत जनगणना कराई गई थी, लेकिन उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने इसके आंकड़े छिपा लिए थे। प्रीति शेखर ने आरोप लगाया कि इससे कांग्रेस का असली चेहरा सामने आया है। एनडीए नेताओं ने इस मौके पर केंद्र सरकार की पारदर्शिता की सराहना की और उम्मीद जताई कि यह जनगणना सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार को, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, एनडीए घटक दलों के सभी सहयोगी साथियों को, नेताओं को, केंद्रीय मंत्रिमंडल को मैं आगामी जनगणना के साथ जातीय गणना का जो निर्णय लिया है उन लोगों ने, उसके लिए मैं आपके माध्यम से उन्हें बधाई देना चाहती हूं। और इस निर्णय से आम लोगों में काफी हर्ष है और 2031 के बाद, 1931 के बाद जब 2011 की जब जनगणना हुई, जो कि ऐसी सीसी सूची के माध्यम से हम सबों के सामने सामाजिक आर्थिक डाटा पेश किया गया, उसमें भी केंद्र सरकार के द्वारा तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनके द्वारा भी जाति के आंकड़ों को छुपाया गया। और अभी तक जो देश की चिर प्रतीक्षित मांग थी, बिहार में भी जातिगत सर्वेक्षण कराया गया। उस आधार पर पूरे देश में हर लोग मांग कर रहे थे, उसको सरकार ने स्वीकारा है। और इस निर्णय के बाद कांग्रेस का जो एक मुखौटा था वो सबके सामने बाहर प्रकट हो गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के क्रम में तीरंदाजी प्रतियोगिता हेतु चिन्हित स्थल एवं बैडमिंटन इंडोर स्टेडियम का निरीक्षण किया। तत्पश्चात भागलपुर रेलवे स्टेशन पर उक्त कार्यक्रम के दृष्टिगत आने वाले खिलाड़ियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का निरीक्षण किया। इसके पश्चात खिलाड़ियों के लिए चिन्हित सभी होटल का निरीक्षण किया। खिलाड़ियों के आगमन से पहले पूरे शहर के दीवारों पर खेल से संबंधित चित्र उकेरे गए हैं। खेल में मूलभूत सुविधाओं से लेकर आवास व भोजन पर भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि जब तक भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में खेलो इंडिया गेम का आयोजन होता रहेगा, तब आम जनों के लिए प्रवेश निषेध रहेगा। हालांकि जिलाधिकारी ने किस खेल का आनंद लेने के लिए खिलाड़ियों को, शहर वासियों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने की बात कही है। उन्होंने कहा, भागलपुर के गर्व की बात है जहाँ दो नेशनल गेम भागलपुर को करने के लिए मिला है। उन्होंने कहा, यहाँ के खिलाड़ियों के लिए यह अच्छी उपलब्धि है, वह नामचीन बड़े बड़े खिलाड़ियों से रूबरू हो सकेंगे। भागलपुर में जो तीरंदाजी है, इस प्रतियोगिता का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। आज इसके लिए हमारी पूरी टीम ने तैयारियां कर लिया है। इसके फाइनल टच है जिसको कि हम लोग देख रहे थे, और जिसमें कि मैं, एसएसपी साहब और हमारी पूरी टीम अपने अपने कार्यों को यहाँ बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। और ये इस पूरे ग्राउंड को भी आज जो डिफरेंट टीम्स है वो हम लोग को शाम 5-6 बजे तक हैंड ओवर कर देगा, और तब तक सभी वेलकमेबल होगा। तो आपके माध्यम से मैं आम लोगों से आग्रह करता हूँ कि आए और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएं, और विभिन्न जो देश स्तर के खिलाड़ी है, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी है, उनसे कई चीजों को सीखने का प्रयास करें, अपने बच्चों को मोटिवेट करें। बिल्कुल, ये भागलपुर के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि भागलपुर जिला को 2 खेल के आयोजन का मौका मिला, जिसमें तीरंदाजी और बैडमिंटन है, और यहाँ के बच्चों को विभिन्न खिलाड़ियों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। ये बहुत सौभाग्य। खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर सर किस तरह से इंतजाम किया? जितने भी खिलाड़ी आएंगे, तो चाहे रेलवे स्टेशन से हो या एयरपोर्ट से हो या विभिन्न माध्यम से हो, जितने आएंगे सभी के साथ स्कॉट रहेगा। और जब वो होटल में स्टे करेंगे, वहाँ भी सुरक्षात्मक पूरे इंतजाम रहेंगे। साथ ही ग्राउंड स्तर पर भी पूरे इंतजाम रहेंगे। उनके वाहनों के मूवमेंट को भी स्पॉट करेंगे। और बिहार के लोग सौजन्यता में काफी बेहतरीन प्रदर्शन अभी तक किए हैं।
मुझे भरोसा है काफी अच्छी तरीके से हम लोग आयोजन करा रहे हैं। आम लोगों की पाबंदी सर बैन कर दी गई है, आम लोगों की आवाजाही मैदान में। आप बिल्कुल आप देख रहे हैं कि जब राष्ट्रीय स्तर का आयोजन होता है तो उसका एक खास मकसद होता है। यहाँ राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न खिलाड़ी आएंगे तो आम जनों को जब तक खेल का आयोजन हो रहा है तब तक के लिए बैन किया गया है, लेकिन दर्शकों को बैन नहीं किया गया है। जितने भी दर्शक हैं वो खेल का आनंद आकर के यहाँ उठा सकते हैं, बच्चों को मोटिवेट करा सकते हैं, यहाँ खिलाड़ियों से सीख सकते हैं। केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा जातीय जनगणना के फैसले को लेकर भागलपुर में एनडीए घटक दलों में जातीय जनगणना के फैसले का श्रेय लेने के लिए होड़ मची हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का निर्णय लिया है, जिसको लेकर लोजपा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर भागलपुर में लोजपा पार्टी के जिलाध्यक्ष सुबोध कुमार रमन की अध्यक्षता में, जहां केंद्र सरकार द्वारा जातीय जनगणना की घोषणा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं लोजपा प्रमुख का प्रशंसा किया। वहीं जदयू पार्टी द्वारा जातीय जनगणना के निर्णय पर भागलपुर के सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस दौरान लोजपा जिला अध्यक्ष सुबोध पासवान एवं पीयूष पासवान ने कहा कि जातीय जनगणना की मांग एक लंबे समय से की जा रही थी, अब परमिशन मिला है, जल्द ही इसे पूरा किया जाएगा। आज हम लोग यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करने के लिए प्रेस वार्ता बुलाए हैं। जो लंबे समय से हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी प्रयासरत थे कि देश में जनगणना हो। जनगणना से हमारे देश में लाभ ये होना है कि जो भी जिस भी जाति के लोग दबे हैं, निश्चित रूपेण उसकी कितनी संख्या है वो उभर कर आएगा और उस जाति को किस तरह से जो है उठाया जाए, उस जाति को किस तरह से मेन लाइन में लाया जाए, इसके लिए जो है प्रयासरत सरकार की तरफ से की जाएगी। जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अध्यक्ष के निर्देशित पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, आप लोगों ने इसको सफल किया, इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। साथ ही साथ जातीय जनगणना को प्रधानमंत्री के द्वारा लागू किया गया, इस पर हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी का लगातार कई वर्षों से ये संघर्ष में थे कि भाई ये लागू होनी चाहिए। मैं अपने नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने सभी वर्गों के गरीब वंचितों की चिंता हमेशा करते रहते हैं। बिहार में अगर बाहर लाना है तो चिराग पासवान जी ऐसे नेता को बिहार लाना होगा। आप लोग सब पटना के बेऊ जेल में बंद रीतलाल यादव को रंगदारी मामले में कड़ी सुरक्षा के बीच भागलपुर लाया गया। सूत्रों के मुताबिक भागलपुर के केंद्रीय विशेष कारा में जब रीतलाल यादव की सघन जांच की गई तो जांच के दौरान उनके शरीर से लगभग 1 किलो सोना बरामद किया गया। ये बरामदगी जेल प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के लिए चौंकाने वाली है। इसके बाद रीतलाल यादव को विशेष निगरानी में 30 सेल में रखा गया है, जिसे देश की सबसे सुरक्षित जेल में से एक माना जाता है। बिहार सरकार के सहकारिता विभाग ने कृषि क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए किसानों के लिए राहत भरी योजनाओं की श्रृंखला शुरू की है। समीक्षा भवन भागलपुर में संवाददाता सम्मेलन के दौरान सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने विभाग की उपलब्धियों की जानकारी दिया। धान अधिप्राप्ति में इस बार रिकॉर्ड सफलता मिली है। वर्ष 2024-25 के खरीफ सीजन में अब तक 4.63 लाख किसानों से 39.23 लाख मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की जा चुकी है, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 8.5 लाख मीट्रिक टन अधिक है। किसानों को एमएसपी के तहत 2300 से 2320 प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया गया और वो भी 48 घंटे के भीतर सीधे उनके खातों में भेजा गया। इसी तरह रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं अधिप्राप्ति भी शुरू हो गई है। अब तक 1289 किसानों से 2365 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। पैक्सों के माध्यम से हमारा जो लक्ष्य था 45 लाख मीट्रिक टन, उस पर 88% उपलब्धि हासिल हुई है। अभी गेहूं का हम खरीद कर रहे हैं। 1 अप्रैल से 15 जून तक गेहूं की अधिप्राप्ति की जा रही है। आगे एक बड़ी योजना हम लाए हैं सब्जी का, और राज्य में एक और जहां पर धान गेहूं के अलावा मक्का और तिलहन दलहन का उत्पादन बिहार में किसान भाई हमारे करते हैं, वहीं पर सब्जी भी बड़ी मात्रा में
सब्जी का उत्पादन होता है। तो बिहार की सरकार ने जिस जानकारी मिली, सरकार को सब्जी काफी बर्बाद हो रहा है, किसानों को सही दाम नहीं मिल रहा है। उसी को लेकर हम लोगों ने एक संस्था बनाया है सहकारिता विभाग ने, बिहार राज्य सब्जी प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग फेडरेशन बनाया गया है। उसके माध्यम से राज्य के सभी प्रखंडों में हम समितियों का गठन कर रहे हैं। चंपानगर के तुलसी मिश्रा लेन स्थित श्री श्री 108 महावीर मंदिर परिसर में शुक्रवार को 9 दिवसीय श्री राम कथा महायज्ञ की शुरुआत हुई। इसके पूर्व सुबह महावीर मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो गाजे बाजे के साथ बाबा मनोकामना नाथ चौक होते हुए बाबा मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा में काफी संख्या में महिलाएं सिर पर कलश लेकर चल रही थी। इस दौरान सबसे आगे घोड़े अगुवाई के लिए थे। मंदिर में मां कामाख्या के उपासक प्रयागराज से पधारे गुरुदेव नीरज स्वरूप जी महाराज और कथा वाचिका और मां कामाख्या उपासक देवी मीरा किशोरी जी ने महादेव की पूजा अर्चना की। इसके बाद संकल्प के पश्चात महिलाओं ने कलश में जल भरा। इसके पश्चात महिलाएं और संत गाजे बाजे के साथ पुनः कौशिकीनाथ झा लेन होते हुए आयोजन स्थल पर पहुंचे। शाम करीब 4 बजे पूजा अर्चना के बाद गुरुदेव नीरज स्वरूप महाराज जी की कृपा पात्र शिष्या देवी मीरा किशोरी जी ने श्री राम कथा के प्रथम दिन कथा में मंगलाचरण से राम नाम की महिमा तक की कथा सुनाया। कथा वाचन के समय श्रद्धालु राम की महिमा सुनकर भाव विभोर हो गई। इस मौके पर आयोजक मंडल के प्रवेश राजहंस, अध्यक्ष संजय कुमार झा, संयोजक शरद चंद्र मिश्र सहित यजमान गोपाल रजक, राजीव कुमार झा, प्रियरंजन झा, मंजीत झा, चिंतन झा, राजू राजहंस, राजकृष्ण मिश्रा, दीपराज भारती, शेखर तिवारी, विवेक कुमार, शांति समिति की नीलम देवी सहित काफी संख्या में आसपास के इलाकों के गणमान्य मौजूद थे। बाबा मनोकामना नाथ से तुलसी मिश्र लेन में महावीर मंदिर है, श्री श्री 108 महावीर मंदिर, यहाँ तक आएगी और आज 4 बजे शाम से 8 बजे रात तक राम कथा पर प्रवचन होगा। श्रीमती मीरा किशोरी जी मुख्य कथा वाचिका हैं, उनके साथ कामाख्या के गुरु नीरज महाराज जी भी रहेंगे, लेकिन मुख्य वाचिका मीरा किशोरी जी ही हैं। ये कब से कब तक होना है? ये आज से ही प्रारंभ होगा और 10/5/2025 तक का ये कार्यक्रम है। लोक कल्याणार्थ प्रभु श्री राम की असीम अनुकंपा एवं आशीर्वाद से 9 दिवसीय राम कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन श्री श्री 108 महावीर मंदिर तुलसी मिश्रा लाइन में किया जा रहा है, जो कि 2 मई से 10 मई तक होने जा रहा है। इस अवसर पर पूज्य गुरुदेव नीरज स्वरूप जी महाराज, मां कामाख्या उपासक प्रयागराज से आप पधार रहे हैं। कथा वाचिका पूज्य देवी मीरा किशोरी जी का राम कथा का आयोजन होने जा रहा है, जो कामाख्या जी के उपासक हैं। ये भी प्रयागराज से हैं, जो दिनांक 2 मई 2025 शुक्रवार से 4 बजे से संध्या 8 बजे तक होगा, जो भव्य कलश शोभा यात्रा आज निकाली गई है। ये कलश शोभा यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकाली? ये श्री श्री 108 महावीर मंदिर तुलसी मिश्रा लेन से चल के मनोकामना नाथ मंदिर, वहां से पुनः जल भर के पुनः बाबा मनोकामना नाथ मंदिर से तुलसी मिश्रा लेन चंपानगर में स्थापित होगा कलश। वहीं दूसरी ओर नाथनगर प्रखंड अंतर्गत भतोड़िया पूरब टोला चौक स्थित हनुमान मंदिर परिसर से शुक्रवार को 9 दिवसीय श्री विष्णु महायज्ञ को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। यज्ञ स्थल से बैरिया गंगा घाट तक निकाली गई। इस यात्रा में हजारों महिलाओं और युवतियों ने भाग लिया। कलश यात्रा की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आचार्य अशोक शास्त्री द्वारा विधिवत पूजन कर की गई। गंगा घाट पर कलश में जल भरने के बाद सभी श्रद्धालु पुनः पैदल यात्रा करते हुए माथे पर कलश लेकर यज्ञ स्थल पहुंचे। पूरे मार्ग में गाजे बाजे, घोड़े और जय श्री राम के नारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। आकर्षण सब मेला जो होना चाहिए, सर्कस है और 9 दिन की जो एक कलश शोभा यात्रा हमारे माता बहनें आज गंगा घाट पर जो प्रस्थान करेगी, ये भतोड़िया पंचायत यानी बजरंगबली के समीप यज्ञशाला का
यज्ञ स्थल है, जहाँ हम लोगों के युवा साथी तमाम जनप्रतिनिधि जितने भी हैं सभी के सहयोग से यज्ञ जो है हो रहा है। नाथनगर प्रखंड क्षेत्र स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय मथुरापुर में मिड डे मील के द्वारा बच्चों के लिए बनाए गए भोजन में कमी तथा ससमय भोजन नहीं कराने को लेकर विद्यालय में बच्चों के द्वारा थाली लेकर हंगामा मचाया गया। इस दौरान अभिभावकों के द्वारा विद्यालय पहुंचकर प्रधानाध्यापक को शिकायत किया। विद्यालय में करीब 500 से 600 बच्चों का नामांकन रहने के बावजूद शिक्षकों की कमी है। मिड डे मील के द्वारा खाना पर्याप्त नहीं रहने के कारण कई बच्चे भूखे रह जाते हैं। विद्यालय में शिक्षक कई गुटों में बटा हुआ है। कक्षा में शिक्षक नहीं रहने की वजह से बच्चे आपसे में लड़ाई कर लेते हैं, जिससे कि बच्चों को सुचारू रूप से पढ़ाई नहीं मिल पाती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि प्रत्येक दिन बच्चों का खाना घट जाता है। इसके लिए ग्रामीण कई बार इसकी शिकायत प्रधानाध्यापक से किया है, लेकिन प्रिंसिपल के कानों तक जू नहीं रेंगता। वही बच्चों के द्वारा बताया गया कि आज चावल अधपका खिलाया गया था, जिसे हम लोग खा नहीं पाए और वह चावल को फेंक दिए। अभिभावकों ने कहा कि शिक्षा विभाग के द्वारा बच्चों को खिलने का समय 9 से 9:40 बजे तक का है, जहां उत्क्रमित विद्यालय मथुरापुर में 11:45 बजे खिलाया गया है। वही इसको लेकर बच्चों ने भी कहा कि यहां खाना 10 बजे के बाद ही दिया जाता है। वही उत्क्रमित मध्य विद्यालय मथुरापुर के प्रधानाध्यापक राधेदास ने बताया कि गैस चूल्हा में खराबी आ जाने के कारण खाना में देरी हुई है, और यह भी बताया कि इस स्कूल में मुझे लगभग 1.5 साल हुआ है। इस दरमियान मैं 5 बार बीमार पड़ गया हूं। यहाँ के जो अध्यक्ष हैं वह पहले यहाँ खाना बनाते थे, लेकिन ग्रामीण एवं बीएसएस कंपनी के द्वारा उन्हें रोक दिया गया है, जिसको लेकर यहाँ अध्यक्ष व सचिव राजनीतिक के तहत मुझे फंसाया जा रहा है। वही यहाँ के शिक्षक भी गुटों में बट गए हैं। खाना कितना बच्चा का खाना नहीं मिला? क्या बोला? खेले नहीं खेले कने ओरा गलो की कल को क्या कल को रसोईया बोल को की खत्म हो गलो जे अध्यक्ष के द्वारा भोजन बनवाया जा रहा था, ग्रामीणों ने उसका विरोध कर दिया। ग्रामीण का कहना था एक निगरानी कमेटी बनाई गई। निगरानी कमेटी में कहा गया कि नहीं सर, आप भोजन बनवाइए, आपको सभी लोग हेल्प करेंगे। हम बाहरी शिक्षक हैं, हमको यहाँ की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। लोकल कहाँ गैस मिलेगा, कहाँ क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, ये मतलब हमको सब ऐसे छोड़ दिया जाता है। ये निगरानी टीम किस कहाँ के लोग बना गया है? यहीं के लोग तो निगरानी कमेटी एक बनाई गई थी कि भाई देख रेख कीजिएगा। क्या देख रेख उनका हो रहा है? क्या चीज का? विशेष तो नहीं हो रहा है। ये खाना सर अभी 10 बजे यार, अब तक खाना सर बना हुआ नहीं, बच्चे को मिला नहीं है सर। तो पहले भी आपको स्पष्ट कर दिया। क्या सर? गैस आने में थोड़ा सा विलम्ब हो गया, गैस वाले आए तब खाना बन गया है। गैस तो सर आप रिजर्व में भी रख सकते हैं सर। एक्स्ट्रा रखते ही हैं, कभी कभी है कि एकदम बिल्कुल सब खाली हो जाता है। सर यहाँ स्कूल के अध्यक्ष का आरोप है क्या कि जो उस मेनू के हिसाब से खाना सामान मिलना चाहिए खाने का रसोईया को, और रसोईया भी ने बताया कि जो सर देते हैं उसी मेनू के हिसाब से आपने कभी भी खाना नहीं मेनू के हिसाब से नहीं देते हैं सर। मॉर्निंग स्कूल है, सब रजिस्टर आएगा, सबको जोड़ेंगे, एक अंदाजा हम लोग पहले ही दे देते हैं कि आज इतने बच्चे आए, कल कितने बच्चे आए थे, उस अंदाजा से दे देते हैं। जैसे कल लगभग 10-12 किलो चना था, हमने फुल में दे दिया। अब अध्यक्ष का कहना है कि नहीं ये 6 किलो हो। अध्यक्ष का तो यही कहना होगा, कहे कि अध्यक्ष पहले 6 महीना तक यहाँ भोजन बना रहा था। हमारी तबीयत जब खराब हुई थी, हमने शिक्षकों से कहा कि भाई कोई हेल्प कीजिए। सारे शिक्षकों ने कहा कि अध्यक्ष को दे दीजिए। बीएसएस भी बोला कि अध्यक्ष को दे दीजिए, दे दिए। फिर अध्यक्ष को बीएसएस के द्वारा हटाया गया, लेकिन इनका प्रेशर हमारे ऊपर हमेशा रहता है कि नहीं हमको ही खाना बनाने का सब कुछ दे दी।